हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जो फर्स्ट बुक चल रही है उसका 6 चैप्टर लास्ट ओनली एक टॉपिक हमारा रह रहा है, उसको कंप्लीट करते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ओके, जो हमारा एक्सोजेनिक जो फोर्स है उसके अंदर कुछ 3 टर्म्स हमको स्टडी करनी थी, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, मास मूवमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इरोजन एंड डिपोजिशन, अपर्दन और निक्षेपण। ओके, इरोजन एंड डिपोजिशन। अब क्या होता है ये इरोजन एंड डिपोजिशन, वो देखिए आप लोग। ये होता है, पहले तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लो, वैसे तो पता होगा आप लोगों को, मैंने 3-4 बार बता दिया है। अपर्दन और निक्षेपण। ओके, अब देखिए क्या होता है ये एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रीज। अब देखिए क्या होता है ये ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्विजिशन। ठीक है, क्या बताया था मैंने, वैसे तो हम पहले इसको देख चुके हैं। इरोजन डिपोजिशन क्या होता है, जैसे ये रॉक है, एयर वाटर मतलब किसी भी कंडीशन की वजह से ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, उड़ के नीचे आ जाता है। मतलब या तो ये वहीं पे क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, या फिर ये नीचे आ जाता है। ये जो वेदर्ड जो पार्टिकल्स है नीचे आके क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, मतलब ये जम जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इरोजन एंड डिपोजिशन। ओके, अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स है वो देखिए। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है रिलीफ डिग्रेड्स। देखिए क्या होता है, जो रिलीफ है वो क्या करती है, डिग्रेड्स करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो रॉक जैसे बनी हुई है, इसके ऊपर से क्या होता है, मतलब जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है, एक रिलीफ है। अब रिलीफ क्या करेगी, डिग्रेड करेगी। मतलब ये वाला जो पार्ट है, जो वेदर्ड जो पार्टिकल है, क्या होंगे, वो नीचे आएंगे। तो जब ही नीचे आएंगे तो आपको क्या पता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसका जो कर्व है वो चेंज हो जाएगा। पहले स्ट्रिप था, उसके बाद क्या हो गया, कर्व शेप में आ गया। तो ये क्या होता है, यहाँ पे रिलीफ क्या हो जाती है, डिग्रेड्स करती है, डिग्रेड यहाँ पे होता है। उसके बाद सेकंड फैक्टर जो आता है लैंडस्केप वार्म डाउन। क्या है, लैंडस्केप वार्म डाउन। जो लैंडस्केप जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होता रहेगा। मतलब जैसे ये लैंडस्केप, जैसे यहाँ पे जब ये गिर रहा है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, वार्म डाउन होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। जैसे जब रिलीफ पहले डिग्रेड होगी, ऊपर वाला हिस्सा हटेगा, किसी भी रीज़न से, एयर वाटर किसी भी रीज़न से क्या होगा, जो वेदर्ड पार्टिकल है वो नीचे आएंगे। ठीक है, जो वेदर पार्टिकल है वो नीचे आएंगे, मतलब रिलीफ डिग्रेड्स होगा। उसके बाद क्या होगा, जो लैंडस्केप जो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, ये जो लैंडस्केप है जब धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है तो वो क्या होगा, नीचे आएगा। मतलब लास्ट में कुछ ऐसी कंडीशन कभी कभी आ जाती है कि वो समतल में मिल जाता है। मतलब पहले कुछ स्टीप रहेगा, फिर कर्व, और बाद में वो ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि क्या हो जाता है, वो समतल हो जाता है। ओके, तो ये इसके कुछ फैक्टर्स थे। उसके बाद एक फैक्टर और है कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी। जो गतिज ऊर्जा जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, हिंदी ट्रांसलेशन आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा। अब ये जो अपर्दन जो हो रहा है, यहाँ पे जो इरोजन जो हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या रीज़न है इसका, काइनेटिक एनर्जी, मतलब कंट्रोल बाय काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, जब कोई भी रॉक है वो स्टीप होगी, तो जब पार्टिकल नीचे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी, ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है। जब कर्व शेप में है
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम पड़ जाएगी, और जब समतल में है तो उसकी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो क्या है, कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसके फैक्टर्स है। रिलीफ डिग्रेड्स यहाँ पे करता है, जो रिलीफ है वो डिग्रेड्स करती है। लैंडस्केप वार्म डाउन, कंट्रोल बाय काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब हम आगे देखते हैं इसके कुछ एजेंट्स हैं। जो इरोजन डिपोजिशन है, जो अपर्दन जो है, उसके क्या हैं, कुछ एजेंट्स हैं। मतलब ये किसकी वजह से होता है, कहाँ पर ज़्यादा हमको मिलता है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, फैक्टर्स हमने देख लिया है। इसके एजेंट्स, रीज़न क्या है, इसके कारण क्या है, वो चीज़ आप देखिए। इरोजन के जो एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वैसे तो 3 हैं और तीनों को ही हम स्टडी करेंगे। कौन कौन सा है, एक तो वाइंड है, विंड जो हवा जिसे हम कहते हैं, एक है रनिंग वाटर, ओके, और एक है ग्लेशियर। रनिंग वाटर, ग्लेशियर और वाइंड, ठीक है, ये 3 इसके एजेंट है। अब तीनों एजेंटों को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वाइंड की, विंड की। ओके, अब देखिए वाइंड में क्या होगा, ये क्या है, हॉट डेजर्ट। अब देखिए जो वाइंड जो है, अब आपको नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है, हवा जो है, मतलब हवा की वजह से जो इरोजन जो होता है, हवा की वजह से इरोजन होगा। तो ये कहाँ पर होगा, जो जैसे हवा कहाँ चल रही है सबसे ज़्यादा, हॉट डेजर्ट। हवा कहीं भी चल रही है, जैसे हॉट डेजर्ट आप लेके चलो तो वहाँ पर जो है डेजर्ट जो है, वहाँ पे मिट्टी के टीले कुछ ऐसे बने होते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है, हॉट डेजर्ट, मतलब वहाँ ऑब्वियसली पानी तो है नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है और क्या है, हवा चल रही है। तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, एक क्या कह सकते हैं हम, इरोजन हो सकता है, ठीक है। जो रेत के जो टीले बने होंगे तो वहाँ पर भी तो क्या हो सकता है, एक इरोजन हम कह सकते हैं। तो वाइंड के जैसे सबसे मेन जो रीज़न है, वाइंड की वजह से क्या होता है, इरोजन होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, हॉट डेजर्ट। उसके बाद देखिए सैंड ड्यून्स, मतलब वहाँ पे जो रेत के क्या बनते हैं, वहाँ पे जो दौरे हैं, ढेरे हैं, वो बनते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स यहाँ पर बनते हैं, मतलब हॉट डेजर्ट की यदि हम बात कर रहे हैं, डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वाइंड की वजह से क्या बनता है वहाँ पे, सैंड ड्यून्स। मतलब क्या होगा, सैंड ड्यून्स, मिट्टी के जो ढेरे हैं वो बने रहते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, इरोजन हमको देखने को मिलता है। अपर्दन हम देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, अपर्दन और डिपोजिशन। जब इरोजन होगा तभी तो डिपोजिशन होगा ना, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, इरोजन। इरोजन होगा जब भी डिपोजिशन होगा। उसके बाद सेकंड जो चीज़ आती है, यहाँ पर क्या होता है, जब वाटर नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वाइंड की जो स्पीड और यहाँ इरोजन की जो स्पीड है, जब पानी नहीं है तो जो रेत जो है वो स्पीडली तो धीरे आएगी। स्टीप है तो रेत जो है वो स्पीडली धीरे आएगी, तो स्पीडली आएगी, यहाँ पे जो रेत है वो स्पीडली नीचे आएगी, तो डिपोजिशन उसका जल्दी होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसकी जो स्पीड है इरोजन की वो क्या है, ज़्यादा है, तेज है, हाई स्पीड, ध्यान में रखना है आपको। जैसे यदि हम एग्जांपल देखिए, सहारा डेजर्ट, ठीक है, सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। तो एग्जांपल देखो, तो सहारा डेजर्ट और कौन सा है, कालाहारी। ये क्या है, एक एजेंट है, मतलब रीज़न है इरोजन का। इरोजन अपर्दन होने का रीज़न क्या है, वाइंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, इनकी वजह से क्या होता है, इरोजन होता है। यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा इरोजन देखने को मिलता है। वाइंड की हमने देख लिया, वाइंड सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हॉट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट या कालाहारी डेजर्ट जिसको हम बोले, ठीक है, वो चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पर इरोजन। अब सेकंड बात आती है रनिंग वाटर। सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास रनिंग वाटर। एजेंट की बात कर रहे हैं, वाइंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आता है रनिंग वाटर। एजेंट देख रहे हैं ना, वाइंड हमारा हो चुका है, अब देखते हैं हम रनिंग वाटर। रनिंग वाटर, अब रनिंग वाटर आपको पता है सबसे ज़्यादा, यदि रनिंग वाटर हम बात करें इरोजन, तो इरोजन की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रनिंग वाटर पिए, क्योंकि पानी का जब बहाव सबसे ज़्यादा, ज़्यादातर क्या है, वाटर है ना, तो सबसे ज़्यादा इरोजन किसकी वजह से होगा, वाटर की वजह से होगा। ऑब्वियसली जब जो चीज़ ज़्यादा होगी तो उसका जो इरोजन है उसकी वजह से क्या होगा, इरोजन उसकी वजह से ज़्यादा होगा। मतलब जो चीज़ ज़्यादा है, यदि वाइंड की स्पीड ज़्यादा है, यदि डेजर्ट के वहाँ पे हम देखें यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा,
जो इरोजन है वो इसकी वजह से ज़्यादा होगा। तो मतलब यहाँ पर हम यदि लाइन देखें, लैंग्वेज देखें, तो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, अधिकतर हमको क्या देखने को मिलता है, यही चीज़ हमको देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा वाटर है। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आता है, अब आपको पता है जो रिवर्स वगैरह जो हैं ये क्या करती है, जब बहती है तो कौन सी शेप आएगी, मतलब वैली, जो घाटियाँ वगैरह जिनकी हम बात करें तो इनकी क्या शेप आएगी, जो वैली वाली इनकी शेप आएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैली एंड डेल्टास, यहाँ पर हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है इरोजन। उसके बाद यहाँ की जो स्पीड रहती है, ये एक नॉर्मल लैंग्वेज है, समझ लीजिए कि इनकी वजह से ये एक कारण है, रनिंग वाटर, वाइन और ग्लेशियर, इनकी वजह से क्या होता है, इरोजन होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या है, सारी रामायण है, सिर्फ आपको नॉर्मली लर्न करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनको एग्जाम में लिख के आओ तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये एक लैंग्वेज है, आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड होती है इरोजन की, एक नॉर्मल स्पीड होगी, यहाँ पर ज़्यादा स्पीडली नहीं होता है यहाँ पे इरोजन। और यदि एग्जाम्पल देखें तो अमेज़न जो रिवर वैली है वो, और कौन सी है, नाइल रिवर वैली जिसे हम कह सकते हैं। ओके, तो रनिंग वाटर हमारा कंप्लीट हो गया। दो रीज़न हमने देख लिए, इरोजन के 2 रीज़न हम देख चुके हैं, वाइंड और रनिंग वाटर। अब थर्ड रीज़न कौन सा आता है हमारे पास, ग्लेशियर। कौन सा आता है, ग्लेशियर। अब ग्लेशियर तो आप लोगों को पता होगा, जो हिमानीकरण मतलब बर्फ़ के जो बड़े बड़े टीले होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे बर्फ़ के जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ बने होंगे, टीले जहाँ पे बने होंगे बर्फ़ के, तो वहाँ पर उसका जो इरोजन होगा वो तेज़ होगा या कम होगा, ऑब्वियसली धीरे होगा। क्यों होगा, क्योंकि बर्फ़ का जो वो तो सॉलिड है ना, तो उसका जो इरोजन होगा उसमें टाइम लगता है, तो क्या होगा यहाँ पर इरोजन लो होगा। ठीक है, अब हम ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है ऑब्वियसली हाई लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड होता है, यहाँ पे लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। ओके, पता है आपको क्या होगा, ग्लेशियर्स तो ऑब्वियसली पहाड़ी तो होंगे, एल्टीट्यूड। ओके, उसके बाद यदि हम देखें तो इनकी जो शेप जो होती है वो यू शेप्ड यहाँ पे होती है, यू शेप्ड वैली एंड मोरेन्स। ठीक है, मोरेन्स हम पहले देख चुके हैं, पिछले वीडियोस के अंदर हम पहले देख चुके हैं, आपको ध्यान में रखना है क्या चीज़ होती है, मोरेन्स। ओके, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या होगा, लो स्पीड। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, वहाँ पर तो बनते हैं अधिकतर बर्फ़ के आइस के टीले। ठीक है, बर्फ़ के पहाड़ जिसे हम बोलते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात करें ग्लेशियर की तो ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इरोजन एंड डिपोजिशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब इरोजन और डिपोजिशन क्या हुआ, वो क्या होता है वो हमने देख लिया, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं वो हम देख चुके। और उसके बाद कि इरोजन के होने के जो रीज़न हैं, जो कारण हैं, वो क्या क्या रीज़न है वो हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आता है, सोइल फॉर्मेशन, जो मृदा निर्माण है, ये एक टॉपिक है, इसको हमको स्टडी करना है, लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, और चैप्टर कंप्लीट। ओके, लास्ट टॉपिक है सोइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण। मृदा निर्माण, सोइल फॉर्मेशन वैसे तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं ना, लास्ट वीडियो के अंदर हम पहले देख चुके हैं सोइल फॉर्मेशन क्या होता है, मिट्टी, मृदा निर्माण, मिट्टी का बनना। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये, यदि हम बेसिक प्रोसेस की बात करें, मेनली जो प्रोसेस है ऐसा ही कुछ होता है, जैसे यहाँ पर कोई रोक है, रोक पर से कोई भी वेदरिंग यदि यहाँ पे हो रही है तो कुछ ऐसे ही टुकड़े धीरे धीरे क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, और शॉर्ट के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे सोइल फॉर्मेशन ये हो जाती है, मिट्टी यहाँ पे बन जाती है, मृदा निर्माण यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सोइल फॉर्मेशन हम वैसे तो पहले देख चुके हैं। अब देखिए सोइल फॉर्मेशन जो है, यदि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, सोइल फॉर्मेशन की स्टडी को पेडोलॉजी, क्या बोलते हैं इसकी स्टडी को, पेडोलॉजी।
और जो इसकी स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, पेडोलॉजिस्ट। इसकी स्टडी को, सोइल फॉर्मेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। और जो इसकी स्टडी करता है, जो सोइल फॉर्मेशन की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, पेडोलॉजिस्ट। पेडोलॉजिस्ट। ओके, अब देखिए ये जो है, जो सोइल फॉर्मेशन जो है, ये क्या है, एक डायनेमिक मटेरियल है। कैसे है डायनेमिक मटेरियल? आपको पता है कि हर जगह की जो सोइल है वो अलग अलग होती है। सोइल जो है इसके अंदर केमिकल, ऑर्गेनिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकली हम कुछ भी यदि बोले तो यहाँ पर कंटिन्यूसली मूवमेंट होते रहते हैं। कंटिन्यूसली इसके अंदर कंपोजिशन जो है वो बार बार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से यदि आप प्लेस टू प्लेस देख लो, टाइम टू टाइम देख लो, तो हर जगह जो है, जो सोइल है उसके अंदर केमिकली, बायोलॉजिकली हमेशा क्या होता रहता है, चेंजेस होता रहता है। ऐसा ही कुछ होता है, जैसे रेड सोइल, ब्लैक सोइल, अलग अलग जगह अलग अलग सोइल है, तो वो इसी की वजह से है। वहाँ पर केमिकली, बायोलॉजिकली, ऑर्गेनिकली क्या होते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। इसलिए क्या हुआ, ये जो सोइल है ये क्या होती है, एक डायनेमिक मटेरियल है। जो सोइल है वो क्या है, एक डायनेमिक मटेरियल। ओके, जो सोइल है वो क्या है, एक डायनेमिक मटेरियल। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सोइल है इसकी बेसिक प्रोसेस क्या है। यदि मेनली इसकी प्रोसेस देखें तो क्या है, वो वेदरिंग। ये सब जो सोइल फॉर्मेशन जो हुई है किसकी वजह से हुई है, वेदरिंग की वजह से हुई है ना। सबसे पहले एक बड़ा सारा एक टुकड़ा गया, वो थोड़ा और नीचे आया, उसके पार्टिकल और टूटे, वो थोड़ा और नीचे आया, उसके पार्टिकल और टूटे, तो वो बिल्कुल नीचे आके क्या हो गया, एक डिपोजिशन उसका हो गया किसके अंदर, सोइल फॉर्मेशन। मतलब उस सोइल के अंदर वो चेंज हो गया, सोइल वो बन गया। ठीक है, देखिए क्या हो गया, जो वेदरिंग क्या है इसकी एक बेसिक प्रोसेस है। वेदरिंग जो है वो क्या है, इसकी एक बेसिक प्रोसेस। ओके, ये सोइल फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या है, अभी जो सोइल फॉर्मेशन जो हुआ है, जो मिट्टी जो बनी है, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, इसके कारण क्या क्या है, इसके कारक क्या क्या है, वो हम देख लेते हैं। सोइल फॉर्मेशन के क्या है, फैक्टर्स। सोइल फॉर्मेशन फैक्टर्स, जो सोइल फॉर्मेशन है इसके फैक्टर्स क्या क्या है, इसके कारक क्या क्या हैं, उनको स्टडी करना है अब। फैक्टर्स। ओके, अब देखिए इसका फर्स्ट फैक्टर की यदि हम बात करें तो देखिए ये क्या है, एक पेरेंट रोग होना चाहिए। कैसे होना चाहिए पेरेंट रोग, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन सबको हमको स्टडी करना है। उसके बाद क्या होना चाहिए, टोपोग्राफी। स्थलाकृति या उच्चावच भी हम इसको बोलते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन जो है इसका क्या है, स्थलाकृति या उच्चावच। ओके, उसके बाद है क्लाइमेट, इसका हिंदी ट्रांसलेशन तो पता होगा ऑब्वियसली, जलवायु। उसके बाद है बायोलॉजिकली एक्टिविटी, जो ह्यूमंस एक्टिविटी होती है, ह्यूमंस की वजह से भी तो होता है ना। उसके बाद है टाइम। अब देखिए पेरेंट रोग। अब देखिए पेरेंट रोग क्या होगा, जैसे ये रोग है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वेदरिंग हुई, वेदरिंग के बाद यहाँ पर एक मटेरियल बन गया जिसे हमने बोल दिया क्या हो गया, सोइल। यहाँ पे एक टुकड़ा बना, फिर थोड़ा थोड़ा ये शॉर्ट हो गया, ऐसा ही कुछ बताया था। अब देखिए ये क्या होना चाहिए, पेरेंट रोग। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो पार्ट है इसका और इसका लिंक होना चाहिए, जब भी तो वो सोइल बनेगा। अरे कोई भी जो पत्थर है वो कुछ अलग ही तरीके का पत्थर है, ठीक है, तो वो जब नीचे आ रहा है तो वो वैसे के वैसे रह गया, या फिर वो कोई और कुछ केमिकल या किसी और कंपोजिशन में वो चेंज हो गया, तो वो सोइल हम कैसे बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसका और इसका जो लिंक है वो आपस में होता है, तभी क्या होता है, सोइल बनती है। इसका फैक्टर क्या है, एक पेरेंट रॉक है, मतलब कुछ चट्टानें जो होंगी वो कुछ अलग कंपोजिशन की होगी, अलग केमिकल्स की होंगी, लेकिन जो कुछ जो रॉक है वो क्या होती है, पेरेंट रॉक होती है। मतलब जब उसकी वेदरिंग जो होती है, जब नीचे सोइल बनता है, सोइल का और ऊपर वाले जो स्टोन है या कोई भी वेदर जो पार्टिकल जो है उसका आपस में लिंक रहता है, इसलिए इसका एक फैक्टर क्या बोल सकते हैं हम, पेरेंट रॉक। उसके बाद है टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी के अंदर क्या होता है, जैसे टेम्परेचर की यदि हम बात करें, जैसे सनलाइट कैसी है,
वहाँ की सनलाइट, जहाँ पर सोइल फॉर्मेशन है उसकी सनलाइट की बात करें तो सनलाइट कैसी है, ये सब चीज़ें, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है वहाँ पर, ठीक है, स्टीप है, जेंटल है, वो चीज़ें भी हम स्टडी करेंगे। इन सबको हम 1 बाय 1 एक बार लेके स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट, जलवायु से टेम्परेचर की बात करें तो मतलब हर चीज़ से रिलेशन होना चाहिए उसका। बायोलॉजिकली एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, ऑब्वियसली फर्टाइल वहाँ पे हो रहा है तो वो किस तरीके से हुआ, कोई भी ट्रीज़ है उसकी जो जड़ वहाँ पे जब जा रही है तो ऑब्वियसली वो सोख लेता है उसको, जो पेड़ है उसकी जो जड़ है वो मिट्टी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है ऑब्वियसली। तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकली एक्टिविटी। अब टाइम धीरे धीरे क्या होता है, एक मोटी से मोटी परत बनने लग जाती है, डिपोजिशन वहाँ पे होता है, मतलब इरोजन डिपोजिशन हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये सब इसके एक फैक्टर है, इनको 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है पेरेंट रॉक। वैसे तो हमने समझ लिया है यहाँ पे, लेकिन एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज देख लीजिए, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पेरेंट रॉक को। पेरेंट रॉक के अंदर लैंग्वेज की यदि बात करें तो ये क्या है, एक पैसिव फैक्टर है। ये डायरेक्टली नहीं आ रहा, डायरेक्टली नहीं है, ये अट्रैक्टिव नहीं है, डायरेक्टली नहीं आ रहा है। ये क्या है, एक लिंक आ रहा है, मतलब डायरेक्ट यदि होता तो क्या होता, एक्टिव फैक्टर होता, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं आ रहा है, हमको डायरेक्टली इसके फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या है, एक पैसिव फैक्टर है। क्या है, ये ध्यान में रखने की बात है, ये क्या है, एक पैसिव फैक्टर। ओके, उसके बाद अब आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये रॉक है, रॉक पे से जब कोई पार्टिकल नीचे जा रहा है तो या तो वो वहीं पर डिपॉजिट हो जाए या वो नीचे आके डिपॉजिट हो जाए, मतलब लिंक तो इसी से होना चाहिए, या तो वो इन सिटू हो या फिर वो आउट सिटू, या तो वो ऊपर से आया हो या फिर वो नीचे आके डिपॉजिट हुआ हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे होनी है, इन सिटू और आउट सिटू। आउटसाइड आप जिसे बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड। उसके बाद है, अब यहाँ पे आपको पता है कि केमिकल कंपोजिशन, यहाँ पे पता होना चाहिए इसका केमिकल कंपोजिशन और इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी बताया था ना मैंने, इसका और इसका क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। तो वही बात है, इसका और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो जाके वो मिट्टी बनेगी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, केमिकल कंपोजिशन इन नेचर, केमिकल कंपोजिशन इन नेचर। ये एक नॉर्मल लैंग्वेज है जिसको आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, लर्न करना है। ओके, समझने की बाद मैंने आपको बता दिया है क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है टोपोग्राफी। पेरेंट रॉक कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आता है टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी देखिए आप लोग, टोपोग्राफी क्या होता है, स्थलाकृति या उच्चावच जिसे हम कहते हैं, ये भी क्या है, एक पैसिव फैक्टर है। ओके, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर क्या होता है, सनलाइट पर डिपेंड होना चाहिए, एक्सपोजर टू द सनलाइट। सनलाइट कैसी है, वहाँ पर ज़्यादा सनलाइट है या कम सनलाइट है, तो जो एक्सपोजर है वो क्या होना चाहिए, सनलाइट या तो ज़्यादा है, मतलब पता होना चाहिए इसको। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेनली होंगी, ठीक है, टोपोग्राफी के अंदर। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम कैसा है वहाँ का, उसके बाद आता है स्टीप। अब आपको पता है स्टीप जो है वहाँ पर लेस डिपोजिशन, और जेंटल की यदि हम बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा डिपोजिशन होगा ना, वहाँ पर जो सोइल है वो कैसी होगी, मोटी होगी। अब देखेंगे हम कैसे। यदि कोई भी रॉक कैसी बनी हुई है, स्ट्रिप बनी हुई है, स्ट्रिप बनी हुई है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा डिपोजिशन होगा या यहाँ पर ही होगा, वो तो क्या होगा, फटाफट नीचे आ जाएगी, ठीक है। वही चीज़ है, तो स्ट्रिप के अंदर लेस डिपोजिशन होगा। यदि जेंटल होगा, जेंटल यदि है तो क्या होगा, थोड़ा सा डिपोजिशन ज़्यादा होगा, जो सोइल की जो परत है वो क्या होगी, मोटी होगी। वो टाइम टू टाइम यदि हम देखें यहाँ से, यदि ये स्टीप है तो यहाँ पर ऑब्वियसली जब बार बार इरोजन होगा, वेदरिंग यहाँ पे होगी, मास मूवमेंट जब हो रहा है तो यहाँ पर डिपोजिशन ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पर डिपोजिशन ज़्यादा होगा।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो आता है हमारे पास नेक्स्ट है वो है क्लाइमेट, जलवायु। क्लाइमेट क्या है, एक एक्टिव फैक्टर है, डायरेक्टली पता होना चाहिए यहाँ पे। क्लाइमेट क्या है, एक एक्टिव फैक्टर। यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर ऑब्वियसली पहले से ही है, मिट्टी के अंदर ऑब्वियसली पहले से ही मॉइस्चर है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ डायरेक्ट ही है, हमने कुछ नहीं किया है या फिर कोई भी प्रोसेस यहाँ पे नहीं हुई है, ये क्या है, यहाँ पर सब कुछ डायरेक्टली है। मॉइस्चर, टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, मॉइस्चर वहाँ पे कैसा है, ओके, और प्रेसिपिटेशन वहाँ पे कैसा है। तो क्लाइमेट के अंदर क्या है, ये क्या है, एक एक्टिव फैक्टर है। मॉइस्चर वहाँ पे कैसा है उस सोइल का, टेम्परेचर यदि हम बात करें तो उस जो सोइल, जहाँ पे सोइल फॉर्मेशन जो हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का प्रेसिपिटेशन कैसा है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं जो बायोलॉजिकल जो है उसकी बात करेंगे। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल तो ऑब्वियसली क्या है, एक ह्यूमन फैक्टर है। बायोलॉजिकल तो क्या है, ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मैटर है, ये पता है आप लोगों को, ऑर्गेनिक ही होगा ये तो। मॉइस्चर रिटेंशन, मिट्टी के अंदर ऑब्वियसली क्या होगा, मॉइस्चर है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। और जब मॉइस्चर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ह्यूमस भी होगा, ठीक है। उसके बाद फर्टाइल भी हो रहा है, जब ह्यूमस है तो ह्यूमस की वजह से क्या हो रहा है, फर्टाइल। और राइजोबियम, अब देखिए राइजोबियम यदि आप ध्यान रखें यहाँ पे, जो राइजोबियम जो है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने सुना होगा। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन को क्या करेगा, एनवायरनमेंट से जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जो नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट में उसको क्या करता है, खींचता है, क्या करता है, उसको लेता है। जो लेग्यूमिनेसी जो ट्रीज़ है उन्हीं के लिए क्या है, ये बेटर है। जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये क्या है, उनके लिए बेटर है, मतलब ये अच्छा है। क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको खींचता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल है, ठीक है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी है, एज ए ह्यूमन एक्टिविटी हम मान सकते हैं इसको, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट जो है हमारा वो है टाइम। अब टाइम का तो मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट सा सिंपल सा है, क्या है, लॉन्गर थिकर। टाइम के साथ साथ जितनी मोटी परत बनती जाएगी, मतलब लॉन्गर, जितनी टाइम के साथ साथ लॉन्गर क्या होगा, थिकर मतलब सोइल की जितनी मोटी परत बनती जाएगी वही क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है आपको, लॉन्गर द टाइम थिकर द सोइल विल बी, ओके। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, इसमें हमने सारी छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो सब कंप्लीट हमने इसको स्टडी कर लिया है। एंडोजेनिक फोर्स हमने कंप्लीट कर लिया, एक्सोजेनिक फोर्स हमने इसकी जो भी फैक्टर्स थे, जो भी इनके टर्म्स थी एंडोजेनिक एक्सोजेनिक की, अब हमने यहाँ पे ये भी प्रूव कर दिया कि ऑब्वियसली जो हमारी अर्थ है मतलब वो क्या है, एक इर्रेगुलर है, ठीक है। यहाँ पर ये जो फोर्सेस जो लग रहे हैं क्या है, इर्रेगुलर है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 7 की हम बात करेंगे, ओके। तो आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।